अस्सलाम वालेकुम। नई लेटेस्ट वीडियोस के लिए हैदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। शुक्रिया। जिस प्राइमरी स्कूल में मेरा ट्रांसफर हुआ था वो हैदराबाद शहर से ज्यादा दूर नहीं था। मुश्किल से आधा घंटा की मुसाफत पर था। उस गांव की आबादी भी बहुत कम थी। स्कूल के सरकारी होने की बिना पर बच्चों की तादाद ज्यादा थी। कमरे बहुत कम थे। क्लास में बच्चे ज्यादा होने के सबब पढ़ाना मुश्किल होता था। बच्चे शरारतें करने से भी बाज नहीं आते थे। बच्चों को क्लास में खामोश रखने का एक ही तरीका होता है, उन्हें मसरूफ रखा जाए। ये उसी वक्त मुमकिन है जब जमात में बच्चे कम हों। दिन में सहन में तेज धूप आती थी, इसलिए बच्चों को सहन में बिठाना बड़ा तकलीफ दे अमल होता। इसलिए बच्चों की तादाद ज्यादातर कमरों में ही रखी जाती। स्कूल की इमारत के अंदर पुराने वक्तों का बना हुआ एक मंदिर भी था। उस मंदिर के खाली हिस्से में इतनी जगह जरूर थी कि उसमें आसानी से बच्चों की 2 जमातें बिठाई जा सकती थी और धूप से भी महफूज रह सकते थे। इस जगह 2 पंखे लगे थे। मैंने जब हेड मास्टर से बात की कि मैं इस जगह अपनी क्लास लगाना चाहता हूँ तो उस पर हेड मास्टर साहब ने मुस्कुराते हुए खुशी खुशी इजाजत दे दी। उस जगह का फालतू सामान और काट कबाड़ दूसरी जानिब मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे इस जगह आकर बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ हवा का रुख बहुत अच्छा था। हवा इस कदर आती थी कि पंखे चलाने की नौबत बहुत कम आती थी। इस कमरे में आए हुए मुझे अभी बमुश्किल 4 दिन ही हुए थे कि 5वें रोज एक अजीब वाकया पेश आया। कमरे में चलता हुआ पंखा चलते चलते रुक गया जबकि दूसरा पंखा चल रहा था। मैंने चौंक कर पंखे को देखा और जाकर पंखे के बटन को देखा। उसका बटन बंद था। मैंने उस पंखे के बटन को दोबारा ऑन किया जिससे पंखा चलने लगा। पंखे के चलने पर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दूसरा पंखा बंद हो गया। मैंने उठकर उसका बटन देखा, बटन बंद था। मैंने फिर बटन ऑन कर दिया। पंखे ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। फिर छुट्टी होने तक ऐसा कोई वाकया पेश ना आया। 6 दिन बड़े आराम से गुजर गए। बच्चों को पढ़ाते हुए 7वें रोज मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने मुझ पर पानी के छींटे फेंके हों। कपड़ों पर जगह जगह पानी लग जाने से कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए थे। मैंने पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। खड़े होकर मैंने दीवार का अच्छी तरह मुआयना किया। शायद दीवार में सुराख और किसी ने मजाकन पानी फेंक दिया हो। हर तरह से दीवार का मुआयना करने के बावजूद दीवार में कोई सुराख नजर नहीं आया। मैं हैरत में पड़ गया कि आखिर ये पानी आया कहाँ से। मेरी बेख्तियार निगाह छत की तरफ गई। छत पर चिड़ियों का एक घोंसला बना हुआ था। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर चिड़िया बाहर को उड़ गई। शायद घोंसले में चिड़िया के बच्चे नहीं थे, इसलिए वो खामोशी से उड़ गई थी। 8वें रोज मुझे अपने कंधों पर किसी औरत के हाथों का लम्स महसूस हुआ तो मैंने चौंक कर अपने कंधों को देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई होता तो नजर आता। मैं शर्मिंदा सा होकर अपनी जगह पर बैठ गया। मेरी कुर्सी पर बैठते ही किसी खातून का हल्का सा कहकहा मेरे कानों से टकराया। मैंने बच्चों की तरफ गौर से देखा, लेकिन वो भी खामोशी से मुझे ही देख रहे थे। बच्चों, क्या तुमने किसी औरत के कहकहा लगाने की आवाज सुनी है? मुझसे चुप न रहा गया तो मैंने बच्चों से पूछ ही लिया। बच्चों ने कोरस के अंदाज में जवाब दिया, नहीं सर। फिर मुझे क्यों कहकहा सुनाई दे रहा है? मैंने कहा, सर आपसे पहले यहाँ और उस्ताद आए थे। उन्होंने भी आपकी तरह इसी मंदिर में क्लास लगाई थी और वो भी अजीब गरीब हरकतें करने लगे थे। सब बच्चे हैरान होते थे कि सर को आखिर बैठे बैठे क्या होता है। एक बच्चे ने बताया। मैंने तजस्सुस से पूछा उन्हें क्या होता था। कभी कहते कि ये मुझ पर पानी किसने फेंका है, कभी कहते कि लड़की की आवाज में कौन बच्चा कहका लगा रहा है, कभी कहते कि ये सीटी की आवाज कौन निकालता है। मेरा तजस्सुस और बढ़ा। अच्छा फिर क्या हुआ? सर वो एक दिन शहर गए, फिर वो वापस पलट कर नहीं लौटे। सुना है कि उनको पागलपन के दौरे पड़ने लगे। पागलपन के दौरों में ही उनका इंतकाल हो गया, बच्चे ने बताया। इंतकाल हो गया? मुझे हैरत का झटका लगा। मुझे उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि कहीं ये मजाक न कर रहा हो। मेरे लिए इस बात का तस्दीक करना जरूरी हो गया। छुट्टी के वक्त जब तमाम असातिज़ा चले गए तो मैं हेड मास्टर साहब के कमरे में गया और एक कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गया। बच्चे बता रहे थे कि इससे पहले भी मंदिर में उनकी किसी और उस्ताद ने क्लास लगाई थी और फिर वो वापस शहर चला गया और पलट कर कभी नहीं लौटा। आखिर उसके साथ क्या वाकया हो गया था जो वो पागल हो गया? मैंने पूछा। बच्चे भी अजीब होते हैं। मैंने इनको मना किया था कि वो तुम्हें अपने उस्ताद के बारे में ना बताएं, लेकिन उनके पेट में तो कोई बात टिकती ही नहीं। हेड मास्टर ने गुस्से में आते हुए कहा। मैंने तजस्सुस से पूछा, फिर भी मास्टर साहब कुछ तो बताइए कि उनके साथ क्या हुआ था।
अरे बात मामूली सी थी, हुआ यूं कि जिस तरह तुमने आकर मुझे क्लास मंदिर में लगाने का मशवरा दिया था, उसने भी ऐसा ही किया था। मैं मंदिर में क्लास लगाने के हक में नहीं था। उसने मुझे ज़बरदस्ती राज़ी किया और मंदिर के हिस्से में क्लास लगा ली। फिर उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि जिनका उन्होंने हमारे सामने जिक्र किया। मैंने बग़ैर तस्दीक के मान लिया कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमारे सीनियर उस्ताद जमील साहब को उनकी बात पर यकीन नहीं आया कि आप हमें डराने के लिए ऐसे ऊट पटांग वाक़यात बढ़ा चढ़ाकर सुना रहे हैं। लगता है कि आप डरपोक हैं। वो कहने लगे कि मैं बुज़दिल नहीं, मेरी रगों में पठान का खून दौड़ रहा है और हम किसी चीज़ से नहीं डरते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप डरते हैं। अगर डरते नहीं तो ये बात साबित करके दिखाओ, जमील ने कहा। तुम्हें किस तरह यकीन आए कि मैं बुज़दिल नहीं बहादुर हूं? मास्टर कमाल ने उल्टा उनसे सवाल किया। एक रात स्कूल में अकेले सोकर दिखा दो, हम मान जाएंगे कि तुम बहादुर हो, किसी बला से भी नहीं डरते, जमील ने कहा। जमील का ख्याल था कि कमाल स्कूल में रात के वक्त सोने पर कभी रजामंद नहीं होगा। उस स्कूल के बारे में मशहूर है कि रात में आसेब और चुड़ैलें आ जाती हैं और रात भर खूब हल्ला गुल्ला करती हैं, नाच गाना करती हैं, फिर सुबह ही सुबह यहाँ से चली जाती हैं। बहुत सारे लोगों का दावा है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से उन चुड़ैलों को आसमान से उतरकर स्कूल में नाचते और गाते सुना है। कमाल बुज़दिली का ताना सुनकर इस कदर गुस्से में आ गया कि उसने ये शर्त फौरन मान ली और रात को स्कूल में ही सो गया। सुबह होने पर जब हम स्कूल आए तो कमाल बेहोशी की हालत में स्कूल के दरवाजे के बाहर पड़ा था। जब हम उसको होश में लाए तो वो घबरा कर मेरे सीने से लग गया और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, नहीं, मैं उस चुड़ैल के साथ नहीं जाऊंगा, वो मेरा खून पी जाएगी। होश में आओ कमाल, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, मैंने कहा। नहीं नहीं, वो अंदर चुड़ैल है, वो बहुत ख़तरनाक है, उसके लंबे लंबे बाल और दांत और नोकीले नाखून हैं। होश में आओ कमाल खान, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं, मैंने उन्हें कहा। नहीं नहीं, वो अंदर है, मैं जानता हूँ वो अंदर है, बहुत ख़तरनाक है, उसके दांत बहुत जहरीले और नोकीले हैं। हम बड़ी मुश्किल से कमाल खान को ये समझाने में कामयाब हुए कि सुकून के अंदर कोई भी नहीं है। कई घंटे गुजर गए पर वो इस काबिल हुआ कि हम उससे बात कर सकें और उस पर जो रात में बीती वो बता सके। जब आप लोग स्कूल से चले गए, मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि स्कूल के कमरे में सो जाऊं ताकि रात अच्छी तरह जाग सकूं और नींद ना सताए। कमाल ने रात के वाक़या की तफसील बताते हुए हमें गौर से देखा। हम उसकी बात गौर से सुन रहे थे। वो कहने लगा, मैं शाम 7 बजे तक सोता रहा और फिर जब उठ बैठा, खाने से फारिग होकर मैं चकन्ना होकर सहन में कुर्सी लगाकर बैठ गया। रात 11 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत ज़ोर की घंटियां बज रही हों। उन घंटियों का शोर इस कदर तेज़ था कि मुझे अपनी उंगलियां कानों में ठोंस लेना पड़ी, लेकिन शोर कम ना हुआ। फिर अचानक शोर ख़त्म हो गया। एक परछाई मंदिर के कमरे से बरामद हुई और बड़ा होती चली गई। वो इतना बड़ा हो गया कि सिर्फ उसकी टांगें ही टांगें नजर आ रही थीं, जिस्म नजर ही नहीं आ रहा था। मैं जितना भी ऊपर की जानिब देखता, फिजा में सिर्फ टांगें ही नजर आती। कुछ देर तक ये मंजर रहा, फिर वो परछाई गायब हो गई। उसके गायब होने पर एक चमगादड़ शोर मचाती आई और फिर वो बड़ी होती चली गई। फिर वो चमगादड़ आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म में तब्दील हो गई। चेहरा उसका इंतहाई मकरूह हो गया। लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांतों से खून टपक रहा था। हाथों के लंबे नाखून के उसको देखते ही कह आ जाए। वो मेरी जानिब पड़ी और नाचती हुई मेरे बाजुओं में झूल गई। मैं घबरा गया और उसको धक्का देकर एक तरफ परे धकेला। वो मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोली, डरता है ना? जो डरता है वो मर जाता है। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ, मेरा काम इंसानों का खून पीना है, चुड़ैल ने बताया। अच्छा, तो तुम खून पीती हो? मेरी खौफ से घिघी बन गई। हाँ, मैं खून पीती हूँ, ये देखो मैंने अभी एक बच्चे का ताज़ा खून पिया है। चुड़ैल ने अपने दांतों पर लगे खून के कतरे की तरफ इशारा किया। मेरी प्यास अभी बुझी नहीं, मैं तुम्हारे जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लूंगी। वो चुड़ैल ये कहकर कहकहे लगाने लगी और नाचने लगी। वो नाचते नाचते मेरे पास आई। मैं घबरा कर स्कूल के कमरे में भाग खड़ा हुआ। मुझे कमरे में जाता देखकर मेरे पीछे लपकी, लेकिन मैं इस दौरान दरवाज़ा बंद कर चुका था। दरवाज़ा बंद हो जाने पर वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगी। दरवाज़ा खोल, आज तू मेरा शिकार है, तेरी मौत मेरे हाथों ज़रूर होगी। दरवाज़ा नहीं खोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने 2 टोक अल्फाज में कहा। कोई बात नहीं, मैं कहीं और से अंदर आती हूँ, मेरे लिए कमरे के अंदर आना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कहकर चुड़ैल खामोश हो गई। चुड़ैल की धमकी देने पर मैं खौफजदा हालत में कमरे के चारों तरफ निगाह दौड़ाने लगा। कमरे में अंदर आने का कोई रास्ता ना देखकर मैं मुतमईन हो गया। चुड़ैल के लिए कमरे के अंदर आना मुमकिन नहीं था। छोटी खिड़की से एक चमगादड़ अंदर दाखिल हुई। चमगादड़ को देखकर मैंने हैरत से देखा। वो चमगादड़ देखते ही देखते चुड़ैल में तब्दील हो गई।
चुड़ैल को एक बार फिर कमरे में देखकर मेरे हवास बाख्ता हो गई और मैं कमरे का दरवाजा खोलकर सहन में भागा। मेरे पीछे पीछे वो भी चली आई। आज तुम मेरी हद में हो, मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकोगे, चाहे कितना ही भाग लो, चुड़ैल बोली। मौत का खौफ मेरे जहन पर सवार हो चुका था। मैं हर कीमत पर चुड़ैल को शिकस्त देना चाहता था। मैंने सहन में रखी कुर्सी उठाकर चुड़ैल पर दे मारी। चुड़ैल ने कुर्सी को ऐसे उचक लिया जैसे कुर्सी कोई खिलौना हो। कुर्सी को एक तरफ फेंक कर वो फिर मेरे पीछे दौड़ी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा हो। आगे आगे मैं और मेरे पीछे पीछे वो चुड़ैल थी जो मुझे अपना शिकार बनाना चाहती थी। अचानक मेरे जहन में एक अनोखा मंसूबा आया और मैंने तेजी से स्कूल का दरवाजा खोला और बाहर को भागा। दरवाजे से बाहर भागता देखकर चुड़ैल चीखी, बुज़दिल, तू मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया, लेकिन बचेगा तू भी नहीं। बस चंद दिनों का मेहमान है, जो तुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है कर ले। अचानक कोई चीज़ मेरे सर पर आ लगी और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। कमाल के ये वाक़या सुनाने पर बज़ाहिर हम उसको तसल्ली दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल ही दिल में हम डर भी रहे थे। उस दिन से उसके दिल में ऐसा खौफ बैठा कि उसने स्कूल से ट्रांसफ़र शहर के स्कूल में करा लिया। लेकिन हर वक्त उसके जहन में चुड़ैल की धमकी गूंजती रहती थी कि वो चंद दिन का मेहमान है, किसी न किसी दिन चुड़ैल उसको हिलाक कर देगी। उस खौफ के सबब कमाल को दौरे पड़ने लगे थे। वो बैठे बैठे अजीबोगरीब हरकतें करने लगता था और फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। हेड मास्टर साहब ने तफसील बताई। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको मुझे क्लास मंदिर के अंदर लगाने से मना कर देना चाहिए था। मैंने कहा, मैंने इसलिए मना नहीं किया कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे और इस बात को दकियानुसी ख्याल करोगे। जब तुम्हारे साथ इस तरह के वाक़यात होंगे तो तुम घबरा कर वहाँ क्लास लगाना बंद कर दोगे। लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि बच्चे तुम्हें कमाल के हवाले से बता देंगे, क्योंकि मैंने बच्चों को सख्ती से मना किया था कि वो तुम्हारे इस तरह की कोई बात ना बताएं, मास्टर साहब ने कहा। हेड मास्टर से कमाल का वाक़या सुनकर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया और मेरे दिल में ये ख्वाहिश मचल रही थी कि मैं भी रात के वक्त स्कूल में ठहर जाऊं और देखूं कि क्या कमाल के साथ वाक़या पेश आया। वो सच था या उसने कोई ख्वाब देखा था। बाज़ औक़ात इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो कोई डरावना ख्वाब देखता है और उस डरावने ख्वाब का खौफ उसके जहन पर सवार हो जाता है और इसी हालत में अक्सर लोग इंतकाल भी कर जाते हैं। मेरा दिल इस हकीकत को जानने के लिए बेचैन था, लेकिन मैंने हेड मास्टर पर अपना इरादा जाहिर नहीं किया। अपने इरादे को अमली जामा पहनाने से पहले मंदिर के बारे में मालूमात इकट्ठी करने का प्रोग्राम बना लिया। स्कूल की नौकरी से पहले मैं एक अखबार में नौकरी करता था। अखबार में काम करने से इंसान के अंदर तजस्सुस का मादा बहुत बढ़ जाता है और वो हर वाक़या के बारे में तफसीलात हासिल करना चाहता है। घर से निकलते ही रिपोर्टर की निगाहें नई खबर की मुतलाशी होती हैं। ऐसी खबरें जो लोगों की दिलचस्पी का बायस बने, रिपोर्टर तलाश करता है। अखबार की नौकरी ख़त्म हो जाने के बावजूद अब भी मेरा चलना और देखने का अंदाज रिपोर्टर वाला था। हर गैर मुतवक्को बात की छानबीन करना मेरा मशगला बन गया था। अक्सर मेरे दोस्त इस बात पर मुझे टोकते भी थे, लेकिन मैं बाज नहीं आता था। मेरी सादत से मेरे अखबारी दोस्तों को फ़ायदा अक्सर व पेशतर पहुंचता रहता। मैं जब भी कोई हादसा देखता हूं, मोबाइल पर अपने रिपोर्टर साथियों को वाक़या की इत्तला करता हूं और वो मौका पर पहुंचकर वाक़या की फ़ौरन रिपोर्टिंग कर लेते हैं। जब वो खबर अखबार की जीनत बनती है तो मुझे दिली सुकून मिलता है, जैसे मैंने वो खबर अखबार को दी हो। मैं बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा था कि स्कूल का चपरासी रफ़ाकत चाय लेकर आ गया। मैंने कहा, रफ़ाकत एक मिनट ठहरना। जी साहब जी। रफ़ाकत ने अपने दोनों हाथ इसी तरह बांधे जैसे उसने नमाज की नीयत की हो। रफ़ाकत, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो, हर वक्त हेडमास्टर के पास ही बैठे रहते हो। मैंने कहा, रफ़ाकत अजीब व गरीब तबीयत का मालिक है, उससे किसी भी बात की उम्मीद नहीं होती वो कब क्या कह बैठे। मैं किसी की खुशामद नहीं करता। मैंने हेडमास्टर्स को भी कह दिया कि हम स्कूल में नौकरी करने आते हैं, किसी की गुलामी करने नहीं, रफ़ाकत ने कहा। फिर हेडमास्टर साहब ने क्या कहा? वो क्या कहेंगे जी, बस मेरी शक्ल ऐसे देखने लगे जैसे मेरी शक्ल पर कोई लतीफ़ा लिखा हो। जाहिर सी बात है हेडमास्टर साहब तुम्हें क्या कहेंगे, तुम स्कूल में सबसे सीनियर हो, मैंने रफ़ाकत से मुस्कुरा कर कहा। हाँ साहब जी, ये बात दुरुस्त है, इस स्कूल में मुझसे ज़्यादा सीनियर कोई नहीं। वो अपनी तारीफ पर खुश हो गया। रफ़ाकत, ये स्कूल में चुड़ैल वाला क्या मामला है? तुम्हें ज़रूर इसके बारे में मालूम होगा, मैंने चाय की प्याली उठाते हुए कहा। अरे साहब, वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की चुड़ैल है, रात में नाचती रहती है, रफ़ाकत ने तजस्सुस पैदा करते हुए कहा। क्या वाकई वो चुड़ैल नाचती है? मेरे मसनूई हैरत का इजहार करने पर रफ़ाकत खुशी से और फूल गया। जी हाँ साहब, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से चुड़ैल को नाचते हुए देखा है। उसके साथ कई भूतने भी होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग का मंजर हो। लेकिन तुमने उनका डांस कैसे देख लिया? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा नहीं?
सुना है कोई उनको देख ले फिर ये उसको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं, मैंने कहा। अरे देखते कैसे, मैं उनके सामने आता तो देखते ना। मैं उस रोज नहर के पास वाली खेतों के बराबर आबादी में एक शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। रात का 1 बज रहा था। मैंने देखा स्कूल के अंदर इस कदर रोशनी है कि दिन का समा महसूस हो रहा है। नाच गाने की आवाजें आ रही थी। मुझे तशवीश हुई। मैं लपक कर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था, ताला लगा हुआ था। एक लम्हे को मुझे खौफ महसूस हुआ कि ये क्या चक्कर है, कहीं भूत प्रेत तो स्कूल के अंदर नहीं घुस आए, मेरा ताला खोलकर अंदर जाने पर मुझ पर हमला न कर दें। यह ख्याल आते ही मैंने दरवाजे के बजाय स्कूल की दीवार में मौजूद एक बड़े सुराख से अंदर झांकने का मंसूबा बनाया और उसी सुराख से अंदर झांका। अंदर का मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। अंदर इस कदर रोशनी थी कि हर चीज दूधिया हो रही थी। कई कतार लगाए भुतने खड़े थे और उनकी नजरें एक मकरूह शक्ल चुड़ैल की तरफ थी जो मस्ती से चूर होकर नाच रही थी। नाच के साथ वो अजीब जुबान में गा भी रही थी। ये मंजर देखकर मुझ पर ऐसी कपकपाहट तारी हुई कि वहां से ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर भी देखना गवारा नहीं किया। रफाकत ने बताया, रफाकत तुमने ये वाक़या सुनाकर मुझे भी मजबूर कर दिया कि मैं भी रात में आकर चुड़ैल को नाचता हुआ देखूं। मैंने किसी चुड़ैल को जिंदगी में कभी नाचता नहीं देखा। मैंने कहा, अरे साहब ऐसी गलती ना करना वरना आप भी कमाल की तरह इस दुनिया में नहीं रहेंगे। रफाकत ने कहा, रफाकत जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, ये असेब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कहा, साहब जी आपको समझाना मेरा फर्ज था, अब आपकी मर्जी, आपके दिल में जो आए वो करें। रफाकत ने घबराते हुए कहा। मेरी बात से रफाकत कुछ खौफजदा सा दिखाई देने लगा था। अच्छा भाई तुम नहीं चाहते कि मैं भी वो मंजर देखूं तो ठीक है, मैं नहीं देखूंगा, ठीक है ना। मैंने चाय का खाली कप रफाकत के हाथों में थमाते हुए बोला। मेरी इस बात से उसके परेशान चेहरे पर खुशगवारियत ने जगह ले ली, जैसे मेरे इस फैसले से उसको खुशी हुई हो। मैं जिस शख्स से स्कूल के बारे में मालूमात करता वो एक नई कहानी सुना देता। हर शख्स की कहानी दूसरे से मुख्तलिफ होती। इस बात से मेरे अंदर ये राज जानने की ख्वाहिश शिद्दत से बेदार हो रही थी। बस ये इत्तफाक है मेरी ये ख्वाहिश पूरी होने का सामान खुद ब खुद पैदा हो गया। मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान हो चुका था। इलेक्शन में दूसरे उस्ताज़ा की तरह मेरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से इसी स्कूल में ड्यूटी लग गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने हमें इलेक्शन से मुतालिक मवाद देकर स्कूल रवाना कर दिया। मैंने सुबह होने वाली पोलिंग के लिए कमरों को मर्दों औरतों के लिए अलग अलग बनाया। आने जाने के लिए इशारती कार्ड कमरों पर लगाए ताकि उनकी मदद से लोग मुतल्लिका कमरों में वोट इस्तेमाल करने को जा सकें। अपने इस्तेमाल के लिए मैंने हेड मास्टर के कमरे में रखकर कमरे को सील कर दिया। पोलिंग के अमले को मुकर्रर वक्त से 1 घंटा कबल आने का कहकर रुख्सत कर दिया। पुलिस कांस्टेबल ने स्कूल के बाहर गेट पर अपनी ड्यूटी संभाल ली। इलाके के सियासी कारकुन भी अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी करा के रुख्सत हो चुके थे। मैं चाहता तो अपने घर जाकर सुकून की नींद पूरी करके सुबह स्कूल आ सकता था, लेकिन मैं वो राज जानने के लिए बेचैन था जो लोगों की ज़बानी सुन चुका था। रात हो जाने पर पुलिस कांस्टेबल ने अपनी चारपाइयाँ स्कूल के गेट के पास ही बिछा दी थी। वो चारों कांस्टेबल स्कूल के अंदर आने से कतरा रहे थे। सख्त सर्दी होने के बावजूद बाहर रहने पर इसरार कर रहे थे। चारपाइयाँ उम्मीदवार नहीं भिजवाई थी। मैंने अपनी चारपाई एक कमरे में लगा दी। ये कमरा ऐसा था जिसमें रहकर मैं स्कूल और स्कूल के बाहर की अच्छी तरह से निगरानी भी कर सकता था। रात के 11 बजने पर मैंने स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर का जायजा लिया। चारों पुलिस कांस्टेबल चारपाई पर बैठे गुफ्तगू में मसरूफ थे। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने सूखी लकड़ियां तलाश करके जला रखी थी और आग से अपने हाथ ताप रहे थे। स्कूल का जायजा लेकर मैंने कमरे का भी अच्छी तरह जायजा लिया कि कमरे में कुछ मौजूद तो नहीं है। अच्छी तरह इत्मीनान करके खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और चारपाई पर आकर लेट गया। थकावट की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई। खिड़की के शीशे बजने पर अचानक सोते से मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर शीशे से बाहर झांका तो मेरी सिटी गुम हो गई। बाहर एक खौफनाक शक्ल की खातून दरवाज़ा खोलने को मुझे इशारा कर रही थी। मैंने इनकार में गर्दन हिला दी। मेरे इनकार पर उसने मुझे गुस्से से देखा और गायब हो गई। उसके चले जाने पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और चारपाई पर आकर लेट गया, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। रात के 12 बज रहे थे। उस वक्त मुझे एक अनजाना सा खौफ तारी हो गया। हालांकि मैं कभी खौफज़दा नहीं होता, लेकिन स्कूल से मुतल्लिक वाक़यात और मेरे साथ जो स्कूल में वाक़यात हुए थे उनको देखकर वक्ती तौर पर खौफ आना फितरी था। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए उस खतरे से निमटने का फैसला कर लिया। मुझे पूरा यकीन हो चला था कि वो औरत चुड़ैल ही थी, जब भी मेरे इनकार पर गायब हो गई, और अब वो किसी जानवर के रूप में कमरे के अंदर दाखिल होने की ज़रूर कोशिश करेगी।
खिड़की के शीशे के बजने पर मैंने गौर से देखा कि कोई परिंदा अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैं खिड़की के पास गया। बाहर एक चमगादड़ थी। वो अंदर कमरे में आने की कोशिश में बार बार शीशे से टकरा रही थी। चमगादड़ को देखकर सारी बात समझ में आ गई थी कि ये वही चुड़ैल ही है जो नाकामी पर चमगादड़ के रूप में आई है। अचानक मेरे जहन में एक अनोखा ख्याल आया और मेरी आंखें खुशी से चमकने लगी। मैंने एक बड़ा सा कपड़ा हाथ में लिया और बड़ी होशियारी के साथ खिड़की का एक पट खोल दिया। चमगादड़ जैसे ही खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुई, मैंने उस पर कपड़ा डालकर कपड़े में कैद कर लिया और फुर्ती का मुजाहरा करके कपड़े को पोटली बनाया और घेरा लगा दी। फिर इस कपड़े को पकड़कर खूब जोर जोर से दीवार पर मारा। खूब अच्छी तरह दीवार से चमगादड़ को टकरा कर दरवाज़ा खोला और तेजी के साथ दरवाजे से बाहर निकलकर स्कूल से बाहर आया। पुलिस कांस्टेबल ने अभी तक आग को खूब दहकाया हुआ था। ताज़ा लकड़ी डालने पर आग के शोले फिजा में बुलंद हो रहे थे। मैंने वो कपड़ा आग में फौरन से पेशतर फेंक दिया। कपड़े के आग पर गिरने से एक औरत की आह गूंजी, जैसे किसी खातून को तकलीफ हो रही हो। कपड़े के जलने पर औरत की सिसकियां तेज तर होती जा रही थी। पुलिस कांस्टेबल भी हैरत और खौफ से ये मंजर देख रहे थे और मैं मुतमईन अंदाज में आग को देख रहा था। आग से खौफनाक चीखें बुलंद हो रही थीं। धोखेबाज इंसान, तूने मुझे धोखा दिया और धोखे से काबू कर लिया, वरना मैं कभी तेरी काबू ना आती। तेरी किस्मत ने आज तेरा साथ दिया और मैं तेरे काबू आ गई, वरना मैंने अच्छे अच्छे लोगों को हिलाक कर दिया। आग से चुड़ैल की दर्द में डूबी आवाज़ उभरी और फिजा में खामोशी छा गई। अरे सर, आपने तो कमाल कर दिया, स्कूल की चुड़ैल को हिलाक कर दिया। खौफ से थर थर कांपते हुए पुलिस कांस्टेबल एकदम खुशी से नाचने लगे। ओह सर, ये आपने अच्छा किया, अब गांव के लोगों को इस मनहूस चुड़ैल से निजात मिल गई, दूसरे कांस्टेबल ने कहा। चारों कांस्टेबल मुझे हैरत और खुशी की मिलीजुली कैफियत से देख रहे थे और मैं मुतमईन अंदाज में खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। मैं वापस कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटे लेटे कई घंटे गुजर गए लेकिन नींद ना आई। मेरे जहन में बार बार वाकया और चुड़ैल के अल्फाज गूंज रहे थे। मेरी जरा सी जहानत का मुजाहरा करने से मैं चुड़ैल का शिकार होने से बच गया, वरना वो अपना वार कर जाती। मुझे याद नहीं कब मेरी आंख खुली। हाँ, इतना याद है कि पुलिस के दरवाज़ा बजाने पर आंख खुल गई। मैंने मुंह हाथ धोकर खूब डटकर नाश्ता किया। ये नाश्ता एक उम्मीदवार ने अपने घर से भिजवाया था। पोलिंग का अमला वक्त से पहले पहुंच चुका था। मुकर्ररा वक्त पर पोलिंग शुरू हो गई और शाम 5 बजे तक चलती रही। पोलिंग खत्म होने पर रिजल्ट तैयार करके पोलिंग का सामान रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जमा करके जब कुछ सुकून आया तो नींद के झोंके आने लगे और मैं घर लौट आया। बिस्तर पर पड़ते ही आंख लग गई। सुबह देर तक दिन चढ़े तक सोता रहा। तीसरे रोज जब मैं स्कूल पहुंचा, चुड़ैल को जलाए जाने का वाकया तमाम उस्ताज़ा को दूसरे लोगों की जुबानी इल्म हो चुका था। पुलिस कांस्टेबल ने लोगों को ये वाकया खूब मिर्च मसाला लगाकर सुनाया था। स्कूल के उस्ताज़ा मुझे इस तरह देखने लगे जैसे मैं किसी और सियारे की मखलूक हूँ। अरे, आपको आसेब को काबू करने का इल्म भी आता है, कमाल है भाई, हमें कभी आपने बताया ही नहीं, वरना हम आपकी खिदमत हासिल करते और लोगों को भी फ़ायदा हो जाता जो आसेब के हाथों तंग है, हेड मास्टर ने कहा। मुझे आसेब को काबू करने का कोई इल्म नहीं आता। दरअसल मैंने चुड़ैल को टेक्निक से काबू किया था, मैंने बताया। वो कैसे, एक साथी ने पूछा। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि चुड़ैल किसी दूसरे रूप में आएगी तो उसको काबू करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको कपड़े में कैद करके खूब दीवार पर मारा। चुड़ैल के हवास बाख्ता कर दिए। इससे पहले कि उसके हवास दुरुस्त होते, मैंने उसे आग में फेंक दिया। जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह आसेब को आग से नुकसान पहुंच जाता है और आग ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। अब हमारा स्कूल आसेब से महफूज है। ये चुड़ैल अब किसी को तंग नहीं करेगी, मैंने वजाहत से बताया। मेरी इस तकनीक ने सबको हैरतज़दा करके रख दिया। मैं उसके बाद कई साल तक उसी स्कूल में रहा, लेकिन फिर कभी किसी आसेब ने मुझे क्लास में तंग नहीं किया। आज भी वो स्कूल अपनी जगह कायम है और वो मंदिर वाली जगह भी वैसी ही है और मंदिर में बच्चों की क्लासें लग रही हैं। आज इस बात को 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन पढ़ाने में उस्ताद को कभी किसी किस्म की परेशानी पेश नहीं आई और ना ही कभी रात में स्कूल में जाने में किसी को डर लगता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।